नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ताजा भाषण घुसपैठ, जनसांख्यिकीय परिवर्तन और लोकतंत्र के विषय पर न केवल राजनीतिक विमर्श में नया मोड़ ला रहा है, बल्कि इसके सामरिक और भू राजनीतिक आयाम भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अमित शाह ने अपने भाषण में स्पष्ट किया है कि घुसपैठ कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने इस खतरे को केवल सीमा सुरक्षा का सवाल नहीं, बल्कि राज्य और केंद्र दोनों की जिम्मेदारी के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे यह संकेत मिलता है कि भारत की सीमा नीति में सहयोग और समन्वय की आवश्यकता है। अमित शाह ने विशेष रूप से कहा है कि कुछ राजनीतिक दल घुसपैठियों को वोट बैंक के रूप में देखते हैं और यही कारण है कि कुछ राज्यों में अवैध प्रवासियों को संरक्षण मिलता है। यह आरोप न केवल विपक्ष पर निशाना साधता है, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अवैध हस्तक्षेप की संभावना की ओर भी इशारा करता है। उनके द्वारा दिए गए आंकड़े, जैसे असम में मुस्लिम जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 29.6% और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों में 70% तक का उछाल, घुसपैठ और जनसांख्यिकीय परिवर्तन के प्रति गंभीर चेतावनी है। यह आंकड़े राजनीतिक विमर्श के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के निर्माण में भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा भू राजनीतिक दृष्टि से अमित शाह ने यह सवाल उठाया कि गुजरात और राजस्थान की सीमाओं पर घुसपैठ क्यों नहीं होती, जबकि पूर्वी सीमाओं पर यह बढ़ रही है। यह सीधे तौर पर सीमा प्रबंधन और पड़ोसी देशों, विशेषकर बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ भारत की सुरक्षा रणनीति की जटिलताओं को उजागर करता है। भाषण में झारखंड के जनजातीय समुदायों की गिरावट का उल्लेख घुसपैठ को केवल आर्थिक या राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना पर भी असर डालने वाला कारक बताया गया है। अमित शाह ने शरणार्थी और घुसपैठियों के बीच फर्क स्पष्ट किया। उनका कहना है कि शरणार्थी धार्मिक उत्पीड़न से आए हैं, जबकि घुसपैठिए अवैध रूप से आर्थिक या अन्य कारणों से प्रवेश करते हैं। यह वर्गीकरण केवल नीति निर्माण के लिए नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति स्पष्ट करने के लिए भी आवश्यक है। इससे यह संदेश आता है कि देश के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना केंद्र और राज्य सरकारों की साझा जिम्मेदारी है। इस भाषण का एक और महत्वपूर्ण पहलू है मतदाता सूची में अवैध प्रवासियों की समावेशिता को रोकने की आवश्यकता। अमित शाह ने इसे भारत के चुनावी लोकतंत्र के लिए चुनौती बताया और जोर दिया कि केवल नागरिकों को ही मतदान का अधिकार होना चाहिए। यह निर्णयात्मक कदम चुनावी प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा को जोड़ने वाला है। कुल मिलाकर अमित शाह का भाषण केवल राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, लोकतांत्रिक संरचना और भू राजनीतिक रणनीति का एक मिश्रित विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह स्पष्ट करता है कि घुसपैठ का मुद्दा केवल सीमा सुरक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि जनसंख्या, समाज और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी व्यापक प्रभाव डालता है। इसे सामरिक दृष्टि से समझना और राजनीतिक विमर्श में गंभीरता से लेना आवश्यक है। बहरहाल, आइए आपको सुनाते हैं अमित शाह का पूरा भाषण, क्योंकि इसे सबको सुनना ही चाहिए। साहित्य सृजन पुरस्कार उनके प्रतिभागी और पुरस्कार के विजेताओं के बीच में संजय गुप्त जी ने भाषण रखा है, घुसपैठ, जनसांख्यिकी का परिवर्तन और लोकतंत्र। मुझे मालूम नहीं है कि इस कार्यक्रम को देखकर रखा है या मुझे देखकर रखा है, मगर मैं गुप्त जी को बताना चाहता हूं, मैं मेरी युवावस्था में साहित्य में प्रगाढ़ रुचि रखने वाला युवा था और बीसी में आने से पहले मैंने अभिव्यक्ति गद्य से सटीक होती है या पद्य से, इस पर 40 पेज का एक बहुत अच्छा निबंध लिखा था। भाषा बुद्धिमत्ता की परिचायक है या अभिव्यक्ति का माध्यम है, इस पर भी मैंने बहुत अच्छा भाषण मेरे कॉलेजों के दिन में रखा था। तब नजदीक के भविष्य में तो आना नहीं होगा, परंतु जब कभी भी साहित्य के कार्यक्रम में बुलाइए तो विषय जरूर साहित्य के अनुरूप रखना। खैर, घुसपैठ, जनसांख्यिकी
परिवर्तन और लोकतंत्र, ये एक प्रकार से मैं अंततोगतो बताऊंगा कि हमारी भाषा, सभ्यता, संस्कृति और साहित्य सबको प्रभावित करने वाला विषय है, मगर मैं बाद में बताऊंगा। मैं हिंदी है हम ये अभियान का पुरजोर समर्थन करने के लिए आज मैं यहां। मित्रों, हिंदी है हम एक वाक्य जो है हमें हमारी हजारों साल की बहती हुई सांस्कृतिक नदी के साथ जोड़ने वाला वाक्य है, और यही वाक्य हमें सच्चे मायने में सच्चा भारतीय भी बनाता है। क्योंकि कोई भी राष्ट्र अपनी सांस्कृतिक धारा से कटकर चल नहीं सकता। कोई भी राष्ट्र हमारे साहित्य के धारा प्रवाह से कटकर खड़ा नहीं हो सकता, और कोई भी राष्ट्र अपनेपन के गौरव को छोड़कर विश्व में सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। ये तीनों चीजों को हमने राजनीति से ऊपर उठकर कभी ना कभी स्वीकार करनी पड़ेगी। आज मैं नरेंद्र मोहन जी के स्मृति व्याख्यान में आया हूं, और आयोजक दैनिक जागरण है। नरेंद्र मोहन जी के लिए काफी कुछ कहा जा सकता है, मगर मैं तो पढ़ा हुआ और सुना हुआ ही कह सकता हूं। मैं कभी उनको जीवन में मिला नहीं। कल ही संयोग से एक पत्रकार से बात हुई जिनका कैरियर जागरण से शुरू हुआ था। तो मैंने कहा कल मैं नरेंद्र मोहन स्मृति व्याख्यान में भाषण देने जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा सच्चे पत्रकार थे। तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट पड़ा। मैंने बोला क्यों ऐसा पूछते हो, क्यों ऐसा कहते हैं आप? तो उसने कहा मैं जागरण से मेरा कैरियर शुरू हुआ, बहुत छोटा सा पत्रकार था, और नरेंद्र मोहन जी भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनकर राज्यसभा में आई। तो सभी पत्रकारों ने उनको कहा कि भाई इससे हमारी छवि जो है अखबार की, ये धूमिल नहीं हो जाएगी। अखबार से जो एक प्रकार से स्वतंत्र और तटस्थ पत्रकारिता का जो अपेक्षा होता है, उस पर सवालिया निशान नहीं लगेगा। तो नरेंद्र मोहन जी ने उन पत्रकार को जवाब दिया था कि मेरे पास सिर्फ एडिटोरियल है, आपके पास 18 पेज है, आप लोगों को जो लिखना है वो लिखना, मैं कभी रोकूंगा नहीं, टोकूंगा नहीं। और मित्रों, तंत्री के लिए, एडिटर के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। राजनीति के घटनाक्रम के लिए, देश के सुलगती हुई समस्याओं के लिए, उसके निराकरण के लिए, या फिर देश की अलग अलग क्षेत्र के जागरूक प्रतिनिधि के रूप में तंत्री लेख आप लग सकते हो, मगर आप कैसे ऐसी इच्छा रख सकते हो कि तंत्री के इच्छा के अनुसार ही सारे पत्रकार अपना लेखन करें? और नरेंद्र मोहन जी ने ये बंधन कभी अपने पत्रकारों पर नहीं रखा था, ऐसा मुझे उन्होंने कहा था। और जब आपातकाल लगा तो हमारे देश के लोकतंत्र का टेस्ट एक परीक्षा थी कि 27 तारीख के अखबार कैसे निकलते हैं, और एक प्रकार से इस देश की पत्रकारिता की भी परीक्षा थी कि 27 तारीख के अखबार कैसे निकलते हैं। और नरेंद्र मोहन जी ने जो जागरण ने जो उस वक्त लड़ाई लड़ने का काम किया, उसके कारण उनको जेल में भी जाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी लड़ाई ढेर सारे लोगों ने लड़ी,
मगर वो सम्मान योग्य है। और एक बात मैं दैनिक जागरण के लिए भी कहना चाहता हूं। आते वक्त मैं सोचता था कि कहूं या न कहूं, मगर मंच पर प्रसून जी ने हिंदी के लिए बात करी तो मुझे लगा कह ही देना चाहिए। मित्रों, मैं गैर हिंदी भाषी क्षेत्र से आता हूं, गुजरात से आता हूं। मेरी पढ़ाई लिखाई भी गुजराती माध्यम की स्कूल में हुई है और अंत तक मैं गुजराती माध्यम में ही पढ़ा। मैं जब राष्ट्रीय राजनीति में आया तब मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं थी। ढेर सारे गुजराती शब्दों के प्रयोग हो जाते थे, व्याकरण की भी बहुत सारी गलतियां होती थी। मगर 2010 में कांग्रेस पार्टी ने मुझे एक केस में फंसा दिया और जब तक मैं निर्दोष नहीं छूटा, मुझ पर से आरोप पूर्णतया नहीं हटाए, मैं दिल्ली में रहा। तो गुजरात भवन में मेरा सुबह, और कोई ज्यादा काम था नहीं, काम कर सके ऐसी स्थिति भी नहीं थी, बहुत कम लोग उस वक्त बुलाते थे मुझे। तो गुजरात भवन के कमरे में मेरा 12 बजे तक का कार्यक्रम था, दैनिक जागरण के प्रथम पेज का पूर्ण गुजराती अनुवाद करना और मेरी हिंदी को अच्छी करना। और मैंने मेरी डायरी में दिन लिखे थे, टिक करता था मैं कि आज भी पूरे पृष्ठ का मैं अनुवाद कर पाया हूं। तो टोटल मैंने 560 दिन तक दैनिक जागरण के पहले पृष्ठ का पूर्ण गुजराती अनुवाद करा था और मेरी हिंदी को पृष्ठ करने का प्रयास किया था। आज भी गलतियां होती है, मगर कम से कम मैं हिंदी के लिए बोल पाऊं, इतनी अच्छी हिंदी में बोल सकता हूं, इसका कारण दैनिक जागरण का अनुवाद है। खैर, मैं हृदयपूर्वक नरेंद्र मोहन जी की स्मृति को और वो महान आत्मा को प्रणाम करना चाहता हूं। अनेक भूमिकाएं उनकी होगी। आज ही मैंने अभी जब गैलरी में प्रदर्शनी देखने ले गए संजय भाई, उनकी अंतिम कविता मैंने पढ़ी है। वो ही लग सकता है जिसने गीता और कठोपनिषद को पढ़ा है। मोक्ष के लिए क्या क्या छोड़ना है, वो सब चीजों को वो 18 पंक्तियों में और कठोपनिषद को पढ़ा है। मोक्ष के लिए क्या क्या छोड़ना है, वो सब चीजों को वो 18 पंक्तियों में इन्होंने अंकित कर कर ईश्वर से प्रार्थना की कि मुझे इससे मुक्ति दे दे और ये सभी जो चीजें हैं इसको तिल तिल कर कर मेरे शरीर के साथ जला देना। वो ही कह सकता है जिसके आत्मा की उद्व गति हो। तो मैं नरेंद्र मोहन जी को बहुत हृदयपूर्वक श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मित्रों, आज घुसपैठ, जनसांख्यिकी का बदलाव और लोकतंत्र, ये तीनों विषय को समाहित कर कर मुझे मेरे विचार आप लोगों के सामने रखने हैं। मैं आज यहां पर बेझिझक कहना चाहता हूं कि तीनों विषय जब तक प्रत्येक भारतीय और विशेषकर युवा जिसने 50 साल 75 साल तक 50 60 75 साल तक देश में जीना है, वो नहीं समझता है, इसकी समस्या से परिचित नहीं होता है, तो हम हमारे देश, हमारी संस्कृति, हमारी भाषाएं और देश की स्वतंत्रता को सुनिश्चित नहीं कर सकते। ये तीनों विषय एक दूसरे के साथ जुड़े हुए विषय हैं। इसलिए मैं आज आप सबके सामने कुछ चीजों को रखने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे मालूम है कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा, मगर मुझे लगता है कि मैं नहीं बोलूंगा तो मेरे दायित्व के साथ मैं छल कर रहा हूं, इसलिए मैं बोलना चाहता हूं। मित्रों, इस देश में 1951 में, 71 में, 91 में, 91 में और 2011 में जनगणना हुई।
अब जो मैं बोल रहा हूं जनगणना के रिपोर्ट का एनालिसिस है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे यहां जनगणना में शुरू से आजादी के बाद तुरंत से धर्म पूछने का एक परंपरा है। जनगणना में बाकी सब पूछते, उसमें आप कौन से धर्म के अनुयायी हो वो पूछा जाता है। मुझे मालूम नहीं है उस वक्त 51 में क्यों ये निर्णय हुआ होगा, मगर निर्णय हमने नहीं करा है। आप सबू को मालूम है 51 में मेरी पार्टी बनी ही नहीं थी उस वक्त जब ये जनगणना का निर्णय हुआ। हम निर्णायक तो नहीं ही थे। मैं आज आंकड़े बताना चाहता हूं। 51 की जनगणना में हिंदू 84% थे और मुस्लिम समाज की आबादी 9.8% थी। 71 में 82% हुए हिंदू और मुस्लिम समाज की आबादी 11% हुई। 91 में 81% हुए हम और मुस्लिम समाज की आबादी 12.12% हुई। और 11 में 79% हुए और मुस्लिमों की संख्या 14.2% हुई। इसमें ऐसे संशय में मत रहिएगा क्योंकि मैं क्यों दो ही धर्म की आबादी बोल रहा हूं, क्योंकि मैं घुसपैठ की बात करना चाहता हूं, इसलिए इसकी बात। और इसके रेफरेंस में बाद में मैं बताऊंगा हमारा विभाजन भी है। अगर देश का विभाजन न हुआ होता तो धर्म के आधार पर जनगणना करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती, परंतु देश का विभाजन चूंकि धर्म के आधार पर हुआ है तो इसीलिए शायद कांग्रेस के नेताओं ने 51 की जनगणना से धर्म को पूछना मुनासिब समझा होगा। तो एक प्रकार से बहुत सारी गिरावट हुई है। मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी 24.6% के दर से हुई और हिंदू आबादी 4.5% कमी हुई। अब मैं इसलिए बताता हूं कि ये फर्टिलिटी रेट के कारण नहीं हुआ है, ये घुसपैठ के कारण हुआ है। जब भारत का विभाजन हुआ धर्म के आधार पर हुआ, हमारी दोनों ओर पाकिस्तान बनाया गया, जो बाद में बांग्लादेश में कन्वर्ट हुआ और पाकिस्तान में कन्वर्ट हुआ। और वो दोनों जगह से घुसपैठ के कारण ये आबादी में इतना बड़ा परिवर्तन आया है। और हमारे पड़ोसी देश, हमारे ही देश का एक हिस्सा जिसमें से पाकिस्तान और बांग्लादेश बना, उसमें स्थिति क्या हुई वो भी देखना चाहिए। देश आजाद हुआ 51 में, तब पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या 13% थी, अन्य माइनॉरिटी 1.2% थे और अब पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या 1.73% बची है, 1.73%। बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या 22% थी, अब वहां पर 7.9% बढ़ी है। और अफगानिस्तान में 2,20,000 हिंदू सिख थे, आज 150 बचे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं हिंदू मुस्लिम के रेफरेंस से नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा कि घुसपैठ और शरणार्थी के बीच में क्या अंतर है। ये सारे जो हिंदू कम हुए वो मतांतरित नहीं हुए, सारे नहीं हुए, बहुत सारों ने भारत में आकर शरण ले ली। और सारे मुस्लिम जो बढ़े हैं वो मैंने कहा फर्टिलिटी के कारण नहीं बढ़े हैं, वहां से ढेर सारे मुसलमान यहां घुसकर, मुस्लिम भाई यहां घुसकर आए। अब हमने विभाजन करा तब तय था कि दोनों देशों में सभी प्रकार के धर्मों के मनाने की छुट्टी रहेगी। भारत में तो वो रहा, आर्टिकल 19 और 21 ने सबको प्रोटेक्शन दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश घोषित इस्लामिक राष्ट्र बन गए, उनका राज्य का धर्म इस्लाम को बनाया गया। और फिर कई बार अनेक प्रकार के अत्याचार हुए, अनेक प्रकार की प्रताड़नाएं हुई। इसके कारण वहां से हिंदू
भागकर भारत की शरण में आया। और ये आजादी के वक्त, आजादी के तुरंत बाद भारत के सभी नेताओं ने दिया हुआ वादा था कि अभी यहां आपाधापी में बहुत बड़े दंगे हो रहे हैं, आप अभी मत आइए, जब भी आप आना चाहोगे आपको हम स्वीकार करेंगे। ये वादा था और एक प्रकार से नेहरू लियाकत पैक्ट का हिस्सा था, जिस पर देश के प्रधानमंत्री ने सिग्नेचर किया था। मगर वो जब आए तो उनको शरणार्थी मानकर इस देश में स्वीकार कर लिया गया, परंतु इनको नागरिकता नहीं दी। आप मुझे बताइए, कोई 65 में आया, कोई 71 में आया, कोई 81 में आया, कोई 91 में आया, कोई 2001 में आया, 4 पीढ़ी हो गई, उसको नागरिकता नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? कि आप वहां थे। क्यों वहां थे? भारत ने विभाजन को स्वीकार किया, इसलिए वो वहां थे। और हमने वादा किया था कि 2051 में वादा किया था, आप जब भी आओगे हम आपको स्वीकार करेंगे। तो एक शरणार्थियों की वैधानिक नागरिकता के बगैर बड़ी फौज खड़ी हुई। और इसके लिए जब भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, सीएए का कानून लेकर हम आए और उनको नागरिकता देने का काम किया। उस वक्त बहुत प्रचारित किया गया कि सीएए से मुसलमानों की नागरिकता चली। सीएए में बोल बोल कर थक गया और मीडिया ने भी मेरे साथ अन्याय किया है। ये बात को कभी प्रमुखता से नहीं दोहराया कि सीएए किसी की नागरिकता ले नहीं सकता, छीन नहीं सकता। सीएए नागरिकता देने का कार्यक्रम है, नागरिकता प्रदान करने का कार्यक्रम। उस एक्ट के किसी भी प्रावधान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी की नागरिकता छीनने का रास्ता ही नहीं है। जो शरणार्थी है उसको नागरिकता देने का प्रावधान है। तो जो ऐतिहासिक गलती 51 से लेकर 2014 तक हुई थी, उसको नरेंद्र मोदी सरकार ने सबसे पहले, जो यहां अवैध रूप से, कानूनी दृष्टि से अवैध रूप से हिंदू शरणार्थी रहते थे, उनको लॉन्ग टर्म वीजा देने का काम किया। उनको एक सर्टिफिकेट दिया और बाद में उनको नागरिकता देने का कानून लेकर आए। इससे 51 से लेकर 2014 तक, 2019 तक जो गलतियां भारतीयों से हुई थी, उसका एक प्रकार से तर्पण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। क्योंकि हमारा वादा था, जवाहरलाल नेहरू जी का वादा था कि अब आप जब आप आओगे तब आपको हम स्वीकार कर लेंगे, और हम मुकर गए। पीढ़ियों तक वो अपने नाम से मकान नहीं खरीद सकते थे, सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी, सरकारी राशन नहीं मिलता था, सरकारी अस्पताल में उनका इलाज नहीं होता था। ये 2.5-3 करोड़ लोगों का गुनाह क्या है? उनको पूछकर तो विभाजन किया नहीं गया था। धर्म के आधार पर जो विभाजन का फैसला था, वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का, देश की संसद का नहीं था। और इसके कारण ये लोग 4 पीढ़ी तक प्रताड़ित होते रहे। मैं आज इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या उनको अधिकार नहीं है? गरीबों को मिलने वाले सस्ते राशन पर, 5 लाख तक के इलाज पर, भारत में वोट देने पर, संपत्ति खरीदने पर। और जब ये कानून लेकर आए, इसको बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि न्यायपूर्ण तरीके से इसको बदनाम करने का काम भी हुआ और दंगे भी हुए। मगर आज कोई व्यक्ति दृढ़ता से काम करता है तो कैसे काम होता है? आज इतना सारा विरोध होने के बावजूद सीएए अस्तित्व में है और सब शरणार्थियों को इस देश में नागरिकता का है। आज
इतना सारा विरोध होने के बावजूद सीएए अस्तित्व में है और सब शरणार्थियों को इस देश में नागरिकता का अधिकार है। 51 से जो वंचित किया उसको देने का काम किया है। अब वो कहते हैं कि घुसपैठिया और शरणार्थी के बीच में अंतर क्या है, वो भी मैं आज समझाना चाहता हूं। जो अपने धर्म को बचाने के लिए, जो उसका अधिकार है, हमारे संविधान के हिसाब से तो उसका अधिकार है, आर्टिकल 19 और 21 में हमने अधिकार दिया है, वो अपने धर्म को बचाने के लिए भारत की शरण में आता है तो हम उसको शरणार्थी कहते हैं। अब धर्म बचाने के लिए सिर्फ हिंदू नहीं आए, हिंदू भी आए, बौद्ध भी आए, सिख भी आए, क्रिश्चियन भी आए, तो हमने सबको नागरिकता देने का सीएए में प्रावधान किया है। अब एक डिमांड आती है तो बाकी घुसपैठिए कौन है? अब जिस पर धार्मिक प्रताड़ना नहीं हुई है और आर्थिक कारणों से या अन्य कारणों से देश में अवैध रूप से आना चाहते हैं, वो घुसपैठिए हैं। और फिर दुनिया में जिसको भी यहां आना है उसको आने दे, तो ये देश एक प्रकार से धर्मशाला बनकर रह जाएगा, हमारा देश चल नहीं पाएगा। हर एक को यहां आने की स्वतंत्रता नहीं है भाई। विभाजन के परिप्रेक्ष्य में जिनके साथ वहां अन्याय हुआ है वो यहां आए, स्वागत है। मैं इस देश के गृह मंत्री नाते कहता हूं, जितना मेरा अधिकार इस देश की मिट्टी पर है, इतना ही पाकिस्तान बांग्लादेश के हिंदुओं का अधिकार इस देश की मिट्टी पर है। और मित्रों, अगर कोई आर्थिक रूप से कमाने के लिए या अन्य कोई कारणों से, मैं बोलना नहीं चाहता, बहुत सारे कारण हैं वरना विवाद बहुत गहरा होगा, अन्य कारण से यहां आते हैं तो उसको भारत कैसे स्वीकार कर ले? तो मैं भी पजल में था, ढंग से प्रेशर में जवाब भी नहीं दे पाया था। तो एक 18 साल का बच्चा हरियाणा का मेरे घर पर आया समय लेकर और बाहर आकर खड़ा ही रह गया, गेट क्रॉस कर आया। मैंने उसको टाइम दिया, मैंने बोला यार काहे परेशान करते हो कि भाई साहब आप क्यों जवाब नहीं दे पाते हो? मैं कुछ सवाल ठीक नहीं है इसलिए जवाब देना चाहता। तो बच्चे का है, मेरे साथ मत जोड़ना। उसने कहा साहब आप सबको कहो कि हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको देश में प्रवेश कर देंगे। तो उसने, मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है? सबको जो कि नहीं, वो भूमि लेकर आए ना, भूमि जो ले गए वो भूमि के साथ सारे के सारे यहां आ जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। बड़ा सरल रास्ता उसने सुझाया। मैंने बेचारे को चाय नाश्ते कर कर भेजा। मैं कुछ देश ऐसे नहीं चलता है भाई कि नहीं, वो अकेले ना आए, बस जो भूमि हमारी चली गई वो भूमि के साथ सारे आ जाए, हम स्वागत कर देते हैं इनका। बड़ा सरल तरीका बताया, मगर मैं भी जानता हूं ये संभव नहीं है, जब होगा तब होगा। परंतु अभी शरणार्थी और घुसपैठिया, अभी शरणार्थी और घुसपैठिया दोनों को एक पेज पर रखकर नहीं सोचना चाहिए। जो हमारे संविधान को जानते हैं, जो हमारे इतिहास को जानते हैं, जो हमारे देश की राजनीतिक इतिहास को जानते हैं, उन्होंने कम से कम एक गलती नहीं करनी चाहिए। हमारा संविधान बहुत स्पष्ट है। इस देश में हर एक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार अपने ईश्वर की उपासना करने का अधिकार है। इसमें किसी ने दखल नहीं देनी चाहिए। इस देश में रहना जिन्होंने पसंद किया वो सभी मुसलमानों को कोई डिस्टर्ब नहीं, इनकी नागरिकता पर कोई सवाल नहीं। मगर आप घुसपैठ कर कर आते हो, अलग अलग उद्देश्यों से आते हो, तो आपको जरूर घुसपैठे का लेबल लगेगा और वो लगाना चाहिए शासन में। फिर कुछ लोग दलील करते हैं कि अगर वो भारत में ही रहना चाहते हैं तो हम क्यों सीमित करते हैं? कुछ सीमित नहीं करते हैं, इसके लिए भी कानून है। पाकिस्तान से किसी भी धर्म का व्यक्ति एप्लीकेशन करे और एप्लीकेशन करके वैध तरीके से पासपोर्ट लेकर, वीजा लेकर आए, हम उनके क्रेडेंशियल देखकर उनको नागरिकता देंगे।
ये रास्ता खुला ही है। मगर आप अवैध तरीके से घुसपैठ करोगे तो सीमाएं पोरस नहीं हो सकती, सीमाओं से घुसपैठ नहीं होनी चाहिए और उनको संभालना भी चाहिए। और मित्रों, कुछ जगह कैसा हुआ, 2011 में आसाम में जनगणना हुई, क्योंकि 2011 की जनगणना एक प्रकार से हमारे शासन में नहीं हुई थी, तो सारे लिबरल्स, जितने भी उदात्त विचार के प्रतिनिधि है वो, और कांग्रेस, हम पर आरोप नहीं कर सकते क्योंकि वो कांग्रेस के टाइम, 2011 की जनगणना में आसाम के अंदर दशकीय वृद्धि दर मुस्लिम भाइयों का 29.6% हुआ, जो संभव ही नहीं है। अगर घुसपैठ नहीं हुई है तो ये संभव ही नहीं है। और पश्चिम बंगाल के कई सारे जिलों में ये वृद्धि दर 40% क्रॉस कर गया। जो कह रहे हैं कि घुसपैठ काल्पनिक चीज है, उनको मैं कहना चाहता हूं, आप कैसे जस्टिफाई करते हो? और ये वृद्धि दर बॉर्डर के जिलों में 70% मैं तो राज्य की एवरेज बता रहा हूं। यही साबित करती है कि घुसपैठ बनती है, होती है। पार्लियामेंट में विशेषकर तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस की सांसद मुझ पर आरोप करते हैं कि चलो पहले जो हुआ वो हुआ, अभी हो रही है या नहीं हो रही है? मैंने कहा अभी भी हो रही है। तो उन्होंने कहा तो जिम्मेदारी किसकी है? बीएसएफ किसकी है? आपकी जिम्मेदारी है। मैं कहा मेरी जिम्मेदारी है भाई, मगर एक बार देश की सीमा देख कर आओ। सिर्फ बांग्लादेश के सीमा पर कई सारे झरने, महासागर जैसी नदियां, कई सारा जंगल का एरिया, कई सारी पहाड़ी चोटियां है जहां बॉर्डर नहीं बनी है, और वहां से घुसपैठ कोई नहीं रोक सकता है। वहां से घुसपैठ होती है, पकड़ते भी हैं, रोकते भी हैं, गोलियां भी चलती है। परंतु जिस प्रकार की टोपोग्राफी है, जिस प्रकार की भौगोलिक सीमा है, इसमें ये थोड़ा कठिन है। मगर मैंने बोला मैं अब आपको पूछना चाहता हूं, घुसपैठ कर कर वो कहां जाता है? तो स्वाभाविक है पहले जिले में जाता है। तो गांव में कोई भी आदमी आएगा, पटवारी को मालूम पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? भाई बताओ, पटवारी को मालूम पड़ता है या नहीं पड़ता है? एक भी पश्चिम बंगाल के पटवारी ने थाने में फरियाद लिखाई हो तो मुझे बताओ आप। एक भी पुलिस स्टेशन में फरियाद हुई है तो बताओ। आधार कौन बनाता है? वो जिले की कलेक्टर ऑफिस बनाती है, और आधार के आधार पर सारी चीजें होती हैं। तो घुसपैठ इस तरह की विकट सीमाओं में अकेला केंद्र नहीं रोक सकता। केंद्र की जिम्मेदारी है, केंद्र ने बड़ी बाढ़ भी लगाई है, मगर ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां बाढ़ लगाना ही असंभव है, बाढ़ को पानी बहाकर ले जाएगा, इतने कठोर पत्थर है जहां ड्रिलिंग भी नहीं हो सकती। तो वहां से जो घुसपैठ होती है उसको प्रश्रय कौन देता है? वहां की राज्य सरकारें देती है। प्रश्रय क्यों देते, आश्रय क्यों देते हैं? क्योंकि कुछ पार्टियों ने उसमें वोट बैंक देखना शुरू कर दिया है, इसलिए वहां आश्रय मिलता है। मैं सभी राजनीतिक दलों को कहना चाहता हूं, घुसपैठ का मुद्दा, जनसांख्यिकी का मुद्दा, एसआईआर का मुद्दा, इसको राजनीति से मत जोड़िए। एक समय आएगा आप भी नहीं बचोगे। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, देश का मुद्दा है। कोई व्यक्ति अवैध रूप से घुसकर देश में आता है और आपका जिले का तंत्र उसको आइडेंटिफाई नहीं करता है, तो कैसे रोक सकता है कोई इसको? हमारे यहां भी सीमा है, गुजरात में भी सीमा है, राजस्थान में भी सीमा है। क्यों घुसपैठ नहीं होती है भाई? क्यों नहीं होती है?
वहीं पर भी बॉर्डर है, वहीं पर भी बाढ़ लगाई है, वहां पर भी बीएसएफ ही है। ये अंतर है। घुसपैठ को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, राजनीतिक संरक्षण भी नहीं देना चाहिए। और मित्रों, इस शरणार्थी और घुसपैठिया, ये दोनों के बीच में जो अंतर नहीं समझेगा, वो अपने आप के साथ, अपनी आत्मा के साथ छलावा कर रहा है। मैं आज कुछ चीजें पूछना चाहता हूं। युगांडा में 70 के दशक में ईदी अमीन का शासन आया था। वहां से ढेर सारे भारतीय भागकर यहां आए। क्यों कांग्रेस की सरकार ने उस वक्त उनको शरण दी थी? वो कहां जाएगा? यहीं आएगा, इसकी नेचुरल जगह है, इसलिए वो शरणार्थी है। वह राजनीतिक हालात बदले, प्रताड़ना हुई, हमने शरण दी थी। यहां वो धर्म को बचाने के लिए, अपने परिवार की, महिलाओं की एक प्रकार से सम्मान बचाने के लिए आता है। उसको राजनीतिक शरण देना हमारा दायित्व है। ये 1951 से भारतीय संघ का उनके साथ किया गया वादा है। तो घुसपैठिया और शरणार्थी के बीच में उसको अलग दृष्टिकोण से सुनना चाहिए, देखना चाहिए, और इसका इवैल्यूएशन भी अलग दृष्टिकोण से। और ये सुरक्षा के भी प्रॉब्लम हुए, मजदूरी के भी प्रॉब्लम हुए, गरीबी का भी प्रॉब्लम हुआ है। ढेर सारी ड्रग कार्टेल, हथियारों की तस्करी, जाली नोटों की तस्करी में घुसपैठिए पकड़े जाते। अब ये सारी चीजें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई चीजें, सामाजिक विखवाद भी खड़ा करने का काम हो रहा है। मैं अभी झारखंड में गया था। झारखंड में ट्राइबलों की संख्या में बहुत ज्यादा गिरावट आ गई, बहुत बड़ी गिरावट आई। इसका कारण क्या? बांग्लादेश से हुई घुसपैठ है। मित्रों, अभी अभी हमारा चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है। एक कांग्रेस पार्टी डिनायल मोड में आ गई है। उनका सच और झूठ का दायरा बड़ा सीमित हो गया है। जो नरेंद्र मोदी सरकार कहती है वो झूठ है, और वो काल्पनिक झूठ का हम विरोध कर रहे हैं, इसलिए हम सच है। उनका सच और झूठ का दायरा सीमित हो गया है। एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है, 51 से एसआईआर हो रहे हैं। और एसआईआर एक प्रकार से चुनाव आयोग का दायित्व है। हमारी राजनीतिक प्रक्रिया को शुद्ध रखने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। और ये जब तक हम मानेंगे नहीं, चुनाव आयोग कभी काम नहीं कर पाएगा। हमारे संविधान के अंदर फ्री एंड फेयर चुनाव करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को दी है। और फ्री एंड फेयर चुनाव तभी हो सकता है जब हम मतदाता सूची, मतदाता की व्याख्या के अनुरूप करें। हमारे लोक प्रतिनिधित्व कानून के अंदर मतदाता की व्याख्या की गई है। सबसे पहली इसकी मतदाता बनने की योग्यता वो भारत का नागरिक है, ऐसा लिखा है। आप लोपित करना चाहते हो तो एक प्रस्ताव लेकर आइए पार्लियामेंट में कि इस देश में कोई भी वोट डाल सकता है। और दूसरी योग्यता 21 साल का आयु है। अब आप 21 साल का आयु पूछोगे, और दूसरी योग्यता 21 साल का आयु है। अब आप 21 साल का आयु पूछोगे है या नहीं है, तो एसआईआर में पूछना पड़ेगा। और आप भारत के नागरिक हो या नहीं हो, वो एसआईआर में पूछना पड़ेगा। वो भी समझते हैं कि ये पूछना पड़ेगा, परंतु वो इसलिए विरोध कर रहे हैं, इसके कारण जो वोट करते हैं वो वोट उनकी वोट बैंक जो मानकर बैठे हैं उनके करते हैं।
मित्रों, ये चुनाव आयोग का दायित्व है। मतदाता सूची का शुद्धिकरण अगर चुनाव आयोग नहीं करेगा तो पॉलिटिकल पार्टी करेगी क्या? और फिर भी चुनाव आयोग के प्रक्रिया से कोई भी आपत्ति हो, कोर्ट में जा सकते हो, इसके खिलाफ जुलूस निकाल सकते हो क्या? इसके खिलाफ जुलूस नहीं निकाल सकते। ये संवैधानिक मर्यादाओं का हर दृष्टि से उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग में चल रहा है एसआईआर, फिर भी आप स्वीकार नहीं करोगे। और मित्रों, कई क्षेत्रों के अंदर 30%, 20%, 15%, 11% घुसपैठिए पकड़े गए हैं। ये चुनाव आयोग का मतदाता शुद्धिकरण का जो कार्यक्रम है, मतदाता सूची शुद्धिकरण का एसआईआर, मैं सभी को कहना चाहता हूं कि मतदाता की उम्र 18 साल है या नहीं है, वो उनको पूछना ही पूछना है। और मतदाता देश का नागरिक है या नहीं है, वो पूछने का अधिकार नहीं, दायित्व हमारे संविधान ने चुनाव आयोग को दिया है। और ये प्रक्रिया में किसी ने हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मित्रों, आज एक घुसपैठ की जो व्याख्या हो रही है, उसमें सदन को यह भी बताना चाहता हूं, दुनिया में ढेर सारे 90% देश जियो पॉलिटिकल देश है, भू राजनीतिक देश है। उनकी देशों की रचना कोई युद्ध के कारण या कोई नोटिफिकेशन से या कौन युद्ध जीता इसके आधार पर हुई। भारत एकमात्र देश ऐसा है, बहुत कम देशों में से सबसे बड़ा देश हमारा एकमात्र ऐसा है, हमारे देश की रचना जियो पॉलिटिकल नेचर से, स्वभाव से नहीं हुई है। हम जियो कल्चर देश है, भू सांस्कृतिक देश है। और ये भू सांस्कृतिक देश को अगर इसकी आत्मा को समझना है तो हमने ये राज्य की सीमाओं के दायरे से ऊपर उठना पड़ेगा। इनको शरण क्यों दी, उनको शरण क्यों दी? जो इस देश का वादा था 1951 में, हम उसका वादा पूरा करने का काम कर रहे हैं। मित्रों, विभाजन जब हुआ, मैं अभी भी मानता हूं, मन से मानता हूं, मेरे कई साथी मेरा विरोध करे मगर फिर भी मानता हूं कि इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर करना बहुत बड़ी गलती थी। आपने भारत माता की 2 भुजाओं को काटकर अंग्रेजों के षड्यंत्र को सफल कराया। ये कभी नहीं होने। हमारे यहां तो अनेक प्रकार के धर्म सदियों से चल रहे हैं। जैन धर्म कई हजारों साल से चला है, बौद्ध धर्म कई हजारों साल। दशम पिता ने सिख धर्म की स्थापना की, कई सदियों से हम दशम पिता का भी सम्मान करते हैं। कभी इस देश में कभी धर्म के आधार पर विवाद नहीं हुआ। धर्म के आधार पर देश का राष्ट्रीयता का निर्णय कैसे हो सकता है? धर्म और राष्ट्रीयता दोनों को अलग करना चाहिए था, मगर धर्म और राष्ट्रीयता को अलग नहीं किया। इसके कारण ये सारे विवाद और विवाद खड़े हुए हैं। अगर नेहरू लियाकत समझौते का 1951 में ही पालन हो गया होता तो आज शरणार्थी और घुसपैठियों का ये जो विवाद है वो विवाद नहीं होता है। मित्रों, जब घुसपैठिए मतदाता सूची में होते हैं तो वो हमारे देश की राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया के हिस्सेदार होते हैं। मैं देश के सभी नागरिकों को पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, देश का प्रधानमंत्री कौन है वो तय करने का अधिकार देश के नागरिक के अलावे किसी को मिलना चाहिए क्या? राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा इसका अधिकार देश के नागरिकों के अलावे किसी को मिलना चाहिए क्या? तो किसकी वकीलात कर रहे हैं? देश की जनता ने उनको पूछना चाहिए। जब आप घुसपैठिए को बताने का काम कर रहे हो, हमारे लोकतंत्र को, हमारे पवित्र संविधान की स्पिरिट को दूषित कर रहे हो।
क्योंकि चुनाव ही तो जो है, जो लोकतंत्र में देश कौन चलाएगा उसका फैसला करता है। और चुनाव की प्रक्रिया में जो देश का नागरिक नहीं है उसको मताधिकार देते हो, तब मत देने का कारण राष्ट्र का हित नहीं बनता है। मुझे कौन इस देश में रहने देगा, वो कारण से वोट की जाती है। और जब मत देने का कारण राष्ट्र का हित नहीं रहता है, लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, ये 3 सूत्रों को 50 के दशक से स्वीकार कर चले हैं। घुसपैठिए को हम डिटेक्ट भी करेंगे, हम पूरा प्रयास करेंगे कि मतदाता सूची से वो डिलीट हो जाए, और बाद में उनके देश में उनको वापस भेजने का भी हम काम करेंगे। किसी को संशय रखने की जरूरत। और मैं मानता हूं देश की जनता ने 3D के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये 3D देश की आत्मा को बचाने के लिए है, देश की संस्कृति को बचाने के लिए है, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। इस देश में भी कई करोड़ मुसलमान रहते, कई करोड़ क्रिश्चियन भाई, बौद्ध भाई, सिख भाई रहते। किसी पर किसी ने कुछ आरोप नहीं लगाया। वो भी वोट देते हैं चुनाव प्रक्रिया में, इसे उनका स्वागत है, जो मत है उसका स्वागत है। इस देश में बहुमत में हिंदू समाज रहता है, उसने सालों तक हमें सत्ता पर नहीं आने दिया। ठीक है, सत्ता पर से निकाला भी है, कई राज्यों में भी हम चुनाव हारे हैं। अटल जी के 6 साल की सरकार के बाद भी हम चुनाव हारे थे। परिणाम जो आए वो आए, परंतु मत देने का अधिकार उसी को होना चाहिए जो इस देश की नागरिक है, इस देश की संस्कृति, इस देश की भाषा और इस देश के लोकतंत्र के साथ जुड़े हुए निष्ठा रखते हैं। मित्रों, और ये मूल दायित्व तो हमारा संविधान ने दिया है। अनुच्छेद 326 में वयस्क मतदाता को ही अधिकार दिया है, 18 साल का। और जो हमारा 50 और 51 में अमेंडमेंट के साथ जनप्रतिनिधि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट बना, उसमें मतदाता पंजीकरण, चुनाव प्रक्रिया और उम्मीदवारों की पात्रता और मतदाता की पात्रता, ये इसका सटीक जांच करने का अधिकार हमारे चुनाव आयोग को दिया है। और ये SIR पहली बार नहीं हो रही है। मैं समझ सकता हूं राहुल गांधी जी को तो मालूम न हो, मगर अभी भी कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बचे हैं, उनको तो कहना चाहिए कि भाई आपने नाना ने भी कराया था, आपकी दादी ने भी कराया था, आपके पिता ने भी कराया था, काहे को विरोध कर रहे हो? वो बोलते ही नहीं है हमने कराया था। मगर मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि ये मतदाता सूची को शुद्ध करने का काम, ये पवित्र काम है जो हमारे लोकतंत्र को शुद्धि देगा। मित्रों, फिर से मैं कहना चाहता हूं, घुसपैठिए की इतनी बड़ी संख्या कोई देश को सुरक्षित नहीं रखती। सीमावर्ती क्षेत्र की राजनीति और कानून और व्यवस्था दोनों को वो प्रभावित कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में भी भारत के गरीब मजदूरों के अधिकार को वो छीनते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक आक्रमण के साथ साथ जमीन पर कब्जा करने का भी अभियान चला है, और ये किसी भी प्रकार से देश के हित में नहीं है। इसीलिए इस 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से हाई पावर डेमोग्राफिक चेंज मिशन बनाने की घोषणा की है। वो मिशन अनेक प्रकार के काम करेंगे। अवैध प्रवासन मतलब घुसपैठियों की जनसांख्यिकी परिवर्तनों का वैज्ञानिक मूल्यांकन भी वो डेमोग्राफिक मिशन करेगा।
धार्मिक और समाज जीवन पर जो असर पड़ रहे हैं इसका भी अभ्यास करेगा, जनसांख्यिकी के बदलाव के संभावित कारणों का भी अभ्यास करेगा, असामान्य बसावट की पैटर्न और दीर्घकालीन प्रभाव जो सोसाइटी पर पड़ रहे हैं इसका भी अभ्यास करेगा, और सीमा प्रबंधन पर जो बोझ आता है इसका भी ये अध्ययन कर भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट देंगे। मुझे मालूम है ये रिपोर्ट आते ही फिर से एक बार बड़ा विवाद होने वाला है, मगर विवादों और देश की सुरक्षा, विवाद और हमारे देश की संस्कृति को बचाना, विवाद और हमारे लोकतंत्र को बचाना, ये दोनों में से अगर किसी को चयन करना है तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र बचाने को, संस्कृति बचाने को चयनित करती है। और दृढ़ता के साथ जो विवाद खड़े होते हैं इसका हम जवाब देश की जनता के सामने देंगे। और मेरी देश की जनता से भी करबद्ध निवेदन है, प्रचार में आए बगैर तथ्यों की गहराई में जाइए, तथ्यों में गोता लगाकर सत्य को ढूंढ लीजिए। जब तक हम हमारे देश के नागरिकों के अधिकारों के लिए जागरूक नहीं होते हैं, विश्व में हमें कोई नहीं बचा सकता। देश के नागरिकों के अधिकार बचाने की जिम्मेदारी देश के नागरिकों की है। पड़ोस के देश से जो रिलीजियस प्रताड़ना के कारण, धार्मिक प्रताड़ना के कारण आते हैं, वो घुसपैठिए नहीं है, वो शरणार्थी है। शरणार्थियों का भारत में स्वागत है, उनको नागरिकता भी मिलेगी। अब कानून बढ़ चुका है और घुसपैठियों के लिए डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, ये तीन ही रास्ते बचे हैं। इतना मैं कहना चाहता हूं। फिर से एक बार जागरण को मंच देने के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से एक बार मैं वो पवित्र आत्मा जिनकी स्मृति में ये व्याख्यान हो रहा है, उनको श्रद्धांजलि देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।